हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मेंटर सार्थक और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप का बेसिक है और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका वेटेज अराउंड 10 मार्क्स का है। तो आइए हम सब इसके बारे में कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एज यू ऑलरेडी नो, आप सबने पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है 11th क्लास में। उसी को थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं। पार्टनरशिप क्या होता है? जहां टू और मोर पर्सन मिलकर एक बिजनेस को सेटअप करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। बेसिकली पार्टनरशिप यही है, समझने के पर्पज से अगर हम बात करें कि जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिले और एक बिजनेस उन्होंने सेटअप कर लिया और उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस को शेयर करने लगे। तो देखिए, जैसे हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके अंदर हमने सीखा था कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस रन करता है तो उसके प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होंगे। तो इसमें हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, अगर आपने कोई पार्टनरशिप रन कर रखी है तो उसके प्रॉफिट लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले मैं एक चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, पार्टनरशिप डीड के बारे में। ये पार्टनरशिप डीड क्या है? देखिए, मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। हम जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा है। थ्योरी की हम एक सेपरेट क्लास करेंगे जिसमें हम सारी थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड क्या है कि जब भी हम कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिटर्न एग्रीमेंट है। एक रिटर्न एग्रीमेंट है जो हम सब पार्टनर्स के बीच में होता है, जिसके अंदर होता क्या है, अंडर विच ऑल टर्म्स एंड कंडीशन आर मेंशन, जिसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करा जाता है, मेंशन करा जाता है। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कितना किसको प्रॉफिट मिलेगा, किसको सैलरी मिलेगा, किसको इंटरेस्ट मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, सब चीजें इसके अंदर मेंशन होती है। सो दैट इन फ्यूचर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट रहे, कोई डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। मगर जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस सेटअप में ये पार्टनरशिप डीड हो। तो देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड है तो हर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन उस पार्टनरशिप डीड से हो जाएगा। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या हो, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड ना हो तो वहां पर कैसे रिजोल्यूशन होगा। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, डीड है तो सब कुछ रिजोल्व है, अगर डीड नहीं है तो रिजोल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले ये 4-5 पॉइंट हैं जिनके बारे में मैं लिख लेता हूं, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। एक हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक हो गया आपका पार्टनर्स रेम्युनरेशन, इट मींस सैलरी और कमीशन। रेम्युनरेशन में पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का कमीशन। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग, ये कैसे हो। इन 5 पॉइंट्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 5 पॉइंट का कैसे रेजोल्यूशन। तो देखिए, हो सकता है किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा लगा रखी हो किसी ने, ये भी हो सकता है कि दूसरे पार्टनर ने कम लगा रखी हो। तो ज्यादा वाला चाहेगा हमेशा कि इंटरेस्ट मिले क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, कम वाला चाहेगा कि इंटरेस्ट ना मिले। तो ऐसे में रेजोल्यूशन कैसे होगा, इस डिस्प्यूट को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अंदर जो लिखा होता है उसको हम फॉलो कर लेते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसका रेजोल्यूशन क्या होगा, हम किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। हमें किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं देना,
अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन ने बिजनेस से जो भी पैसा या कोई गुड्स निकाले हैं या कोई एसेट निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब देखिए, अगर किसी पार्टनर ने ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं तो वो नहीं चाहेगा कि उसको कोई इंटरेस्ट देना पड़े। किसी ने कम निकाले हैं तो वो चाहेगा कि इंटरेस्ट देना पड़े, क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम है। जितनी ज्यादा इनकम होगी वो सब पार्टनर में क्या होगा, शेयरिंग होगा। तो ऐसे डिस्प्यूट्स को हम कैसे रिजोल्व करेंगे, किसी भी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। अब तीसरे रिजोल्यूशन पे आते हैं। किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है। देखिए, पार्टनर ने दो तरीके से पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में, एक तो एज ए कैपिटल और एक एज ए लोन। तो लोन अगर हम मार्केट से भी लेंगे तो हमें उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहां पर पार्टनर का इंटरेस्ट जस्टिफाइड है कि अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को तो उस पे उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, तो इसके लिए हमने एक मिनिमम इंटरेस्ट रख रखा है कि बहुत मिनिमल सा, कि 6% इंटरेस्ट उसको पूरे साल का मिलना चाहिए। देखिए, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो उसके अंदर लिखा है वही रूल है, वही कानून है, वही फॉलो करना है। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनर रेम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी और कमीशन। देखिए, हो सकता है कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा हो बिजनेस में, ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर कम काम कर रहा हो, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, किसी की परफॉर्मेंस कम अच्छी हो। तो जो ज्यादा काम करेगा वो ये सोचेगा कि भाई मैं तो ज्यादा काम कर रहा हूँ, दूसरे वाला कम काम कर रहा है, तो मुझे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हो। तो वो हो सकता है किसी सैलरी की या किसी कमीशन की क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है। तो अब इस सैलरी या कमीशन की डिमांड को हम कैसे पूरा करें, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसके अंदर लिखा होगा कि कोई पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी, किसको इतनी मिलेगी, या मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब यहां पर तो कोई डीड नहीं है, तो हम किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे, कोई ज्यादा काम करे, कम काम करे, ना काम करे, किसी को कुछ नहीं देंगे। अब आते हैं प्रॉफिट लॉस, जिसके लिए हम सब ने बिजनेस करा है। प्रॉफिट के लिए तो हमने सब ने बिजनेस करा है। बिजनेस में जो हम पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट की शेयरिंग कैसे हो, तो प्रॉफिट लॉस की शेयरिंग अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो जैसे लिखा है वैसे करेंगे, अगर नहीं लिखा है तो भाई सबके सब पार्टनर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने ज्यादा पैसा लगा रखा है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आपने कम लगा रखा है आपको कम मिलेगा, या फिर मैं ज्यादा काम कर रहा हूं मुझे ज्यादा मिलेगा, आप कम काम कर रहे हैं आपको कम मिलेगा। अगर कोई डीड नहीं है तो सबको इक्वल। अब याद कैसे रखें इन 5 पॉइंट्स को, तो याद रखने का प्रोस्पेक्टिव ये है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो भाई जो लिखा है वही हम फॉलो करेंगे, अगर नहीं लिखा है तो सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को हमें याद रखना है। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा वो भी 6% पर एनम के हिसाब से, और दूसरा जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हमें क्या करना है, हमेशा इक्वल इक्वल शेयर करना है। तो बेसिकली 5 पॉइंट है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे किसी को भी, इंटरेस्ट लोइंग किसी से नहीं लेंगे, किसी को सैलरी नहीं देंगे, किसी को कमीशन नहीं देंगे, ये सब पार्टनर्स के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर कोई लोन पार्टनर ने दिया है तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और लास्ट है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग कितनी होगी हमारी, इक्वल। आप सबको मेरा पुराना टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन आएगा कैसे। देखिए, अपने एग्जाम में यहाँ पे 3-4 टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस रखा जाता है। तो उसमें से एक टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें सीखना है कि हाउ टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता कैसे है। एज यू नो, आपने 11th में फाइनल अकाउंट बनाए हैं सबने, तो मैं उसको रिकॉल करा देता हूं। वहां पर आप सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट बनाते थे, तो पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, फिर एक बनती थी हमारी बैलेंस शीट। ये 3 ही अकाउंट बनाए। और किस किस बच्चे की बैलेंस शीट इक्वल आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जिस जिसकी बैलेंस शीट इक्वल आई है 11th के फाइनल अकाउंट चैप्टर में। तो देखिए, ट्रेडिंग से निकलता था बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहां शिफ्ट कर देते थे, पी&एल के अंदर। पी&एल से निकलता था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट
देखिए प्रॉफिट के साथ लॉस अंडरस्टूड है कि प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस या माइनस कर देते थे। ये 3 अकाउंट बनते थे अगर हम सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट बनाए। सोल प्रोप्राइटर यानी कि जहां पर एक अकेला बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है। अब हम किसके अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनरशिप के। अब हम सोल प्रोप्राइटर के नहीं बना रहे, तो पार्टनरशिप के बना रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा एडिशन हो गया है। सबसे पहले ट्रेडिंग बनेगा, फिर पीएनएल बनेगा, उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फिर जाके कहीं बनेगी बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया हमारा तो 11th में 3 अकाउंट बनाते बनाते हाल खराब हो गया, अब ये 5-5 कैसे बनाएंगे। तो देखिए 3 तो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, ट्रेडिंग पढ़ रखा है, पीएनएल पढ़ रखा है, आपने बैलेंस शीट पढ़ रखी है। अभी हम इस चैप्टर में सीखेंगे इन 2 अकाउंट्स को बनाने के बारे में। एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बनाएंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम करेंगे क्या, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल से नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इससे क्या आएगा, इससे आएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस, उसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल से जो वैल्यू आएंगी उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और ये पीएनएल से कितना अलग है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली जो बात है, पीएनएल के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस आते थे वो आते थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो आएंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब कंफ्यूजन, ये क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी पेमेंट आपको करनी ही करनी है, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते भैया इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस साल हम इस एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं करेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी हमें पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे हमारा जिनकी पेमेंट हम तब करेंगे जब हमारा बिजनेस प्रॉफिट में होगा। इन केस अगर हमारा बिजनेस लॉस में है तो ऐसे एक्सपेंसेस की हमें पेमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। दोबारा से पढ़ते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इनमें क्या डिफरेंस है। चार्ज अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट ऐसे एक्सपेंसेस जिनका आपको पेमेंट करना है, चाहे आप प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऑलवेज पेड, कि जिनकी हमें हमेशा पेमेंट करनी है, चाहे बिजनेस प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। देखिए अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो किसी भी खर्चे की हमें पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर बिजनेस लॉस में होता है तो हम सोचते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस बच जाए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐसे एक्सपेंसेस which are paid from profit, expenses paid from profit means अगर प्रॉफिट होगा तो हम पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं पे करेंगे। भैया ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट होगा तो ही पे करेंगे। देखिए अगर हम बिजनेसमैन यानी कि पार्टनर को किसी चीज की पेमेंट कर रहे हैं, पार्टनर कौन है, ओनर, तो ओनर एक बार के लिए मान सकता है कि ठीक है इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, इस साल लॉस हो रहा है, तो मैं अपनी सैलरी छोड़ देता हूं, मैं अपना कमीशन छोड़ देता हूं, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ देता हूं, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो भी मेरे लिए होगा, लॉस होगा तो भी मेरे लिए होगा। मगर कोई एम्प्लॉई को सैलरी देनी है, बाहर से कहीं से लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट देना है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, रेंट देना ही देना है, सैलरी एम्प्लॉइज की देनी ही देनी है, या और जो डे टू डे रनिंग एक्टिविटी के एक्सपेंसेस है आपको वो पे करने ही पड़ेंगे, चाहे अपनी पॉकेट से पे करो।
तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिनका पेमेंट करना कंपलसरी है, आपको पे करना ही करना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिनकी पेमेंट तब होती है जब हमारा बिजनेस प्रॉफिट में होता है। जनरली ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो ओनर से रिलेटेड होते हैं। एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस आपको समझ में आया। सेकंड डिफरेंस है हमारा P&L पहले बनता है, बन रहा है ना पहले, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, यानी कि P&L पहले बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन बाद में बनता है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया, P&L पहले, P&L एप्रोप्रिएशन बाद में। तीसरा डिफरेंस, P&L हर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में बनेगा। सोल प्रोप्राइटर में भी बन रहा था, पार्टनरशिप में भी बनेगा। P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप के केसेस में या कंपनी के केसेस में बनता है, सोल प्रोप्राइटर के केसेस में नहीं बनता। देखिए इस पे हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं इतना सारा, एक तो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कई बार थ्योरी का क्वेश्चन भी आया है 1 नंबर में, 3 नंबर में, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। तो 3 डिफरेंस हो गए। एक तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, P&L इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट एंड P&L एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ P&L। From P&L we get the gross profit, we get the net profit, and from P&L appropriation we get the divisible profit। P&L से net profit या net loss निकलता है, इससे divisible profit या divisible loss निकलता है। ये कौन सा डिफरेंस है? अपना फोर्थ डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से ये 4 डिफरेंस इनफ है, क्योंकि 1 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको इजीली कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा फॉर्मेट है, जैसे आप लेजर का फॉर्मेट बचपन से बनाते हुए हैं, 11th क्लास से बनाते हुए हैं, आप सब एक्सपर्ट हैं, उसी तरीके का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले P&L से नेट प्रॉफिट आया होगा, तो नेट प्रॉफिट हम किधर लिख लेंगे? क्रेडिट साइड लिख लेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर P&L, जितनी भी इसकी वैल्यू आपकी आ रही है। अब जैसे कि हमें 11th क्लास में भी सिखाया जाता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं सब डेबिट होते हैं, इनकम सारी की सारी हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो उसी ट्रेंड को हमें फॉलो करना है। ये नहीं कि 11th के बाद 12th में रूल्स चेंज हो जाते हैं, रूल्स वही रहते हैं। तो अब हम जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, हम उनको सबको लिख देंगे डेबिट साइड। जैसे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट पार्टनर का सैलरी, नेक्स्ट पार्टनर का कमीशन, और इधर आ जाएगा अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसको क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? इसको क्रेडिट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है, जितनी भी इनकम होती है वो सब क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके वो सब डेबिट होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। सो दैट हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब पार्टनर को दिया जाता है, बिजनेस देता है पार्टनर को, इसलिए एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट में कर दिया। अब एक चीज इसमें हम और लिख देते हैं, रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? ये भी हमने 11th में पढ़ा है, मैं रिकॉल करा देता हूं। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट केप्ट बाय बिजनेस फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर के लिए रख रखा है, फ्यूचर में एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए हमने पैसा रख रखा है। जैसे हम जितना अर्न करते हैं वो हम सारा का सारा खर्च नहीं कर देते। मान लीजिए हर महीने हमारी सैलरी है 50,000 पर मंथ की, तो ये थोड़ी ना हम 50 के 50,000 खर्च कर देंगे। कुछ पैसा हम फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। फ्यूचर में हमारे पैसे की हमें क्या हो सकती है? रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हमारा जितना खर्चा है हम उतना करते हैं, बाकी का थोड़ा सा हम बचा के चलते हैं। ऐसे बिजनेस में होता है। बिजनेस में जितना प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा पार्टनर्स में या ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो थोड़ा बहुत फ्यूचर के लिए बचा के रख लेते हैं। फ्यूचर में हमें एक्सपेंशन करना है या फ्यूचर में यूज लॉस हो गया तो पैसा कहां से आएगा? तो पैसा आएगा इस रिजर्व से। तो काइंड ऑफ रिजर्व भी क्या हो गया यहाँ पर? आपका एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? ये अपन हमारी क्या हो गई? इनकम। ये हमारे क्या हो गए? एक्सपेंसेस। इनकम में से एक्सपेंसेस जाएगा तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को किधर ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स की कैपिटल में।
जितने भी पार्टनर है, मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 4 पार्टनर हैं, 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 3 पार्टनर हैं, 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे सब में क्या हो जाएगा, ये अमाउंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक बार रिकॉल करा देता हूं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L के बाद बनता है, तो P&L से हमारा आया होगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को हमने क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर लिया। क्वेश्चन ये है, व्हाई शुड वी हैड नोटेड डाउन ऑन क्रेडिट साइड रेदर देन डेबिट साइड। डेबिट में क्यों नहीं लिखा, क्रेडिट में क्यों लिखा? ऐसा थोड़ी ना मेरी मर्जी चल रही है भाई, जो मेरा मन में आएगा मैं उधर लिखता चला जाऊंगा। देखिए प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं सब क्रेडिट होते हैं, इसलिए हमने क्रेडिट में लिखा है। अब यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड खर्चे आने हैं, पार्टनर से रिलेटेड इनकम आनी है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम सब पढ़ के आए हैं 11th में कि वो सब डेबिट में आते हैं। तो एक्सपेंसेस कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, और एक हमारा है रिजर्व। इनकम कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया है। लास्ट में इनकम में से एक्सपेंसेस जाएंगे, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, उसको हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। या फिर डिविजिबल लॉस भी आ सकता है, तो उस लॉस को भी हम पार्टनर में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी रेशियो होगा उसमें करेंगे। अगर रेशियो नहीं है तो अभी आपको पढ़ाया है कि अगर रेशियो नहीं होता है तो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये होता है, अगर इनसे अलग कोई एक्सपेंस दे रखा हो या इनकम दे रखा हो तो क्या करें? मैंने तो ये 4-5 कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5, मेरी तो काउंटिंग 5 पे खत्म हो गई। अब इन 5 के अलावा कुछ दे दिया, रेंट दे दिया या कुछ और दे दिया, तो क्या करें? तो देखिए इसके 2 ऑप्शन होते हैं। आइदर या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, उसमें पहले आप उसकी कैलकुलेशन करिए, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड दिखाइए, इनकम है तो क्रेडिट साइड दिखाइए। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं चाहते तो दूसरा ऑप्शन क्या है, यहां पर जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, जितने भी अदर एक्सपेंस दे रखे हैं उनको आप माइनस कर लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर का कमीशन या कोई रेंट दे रखा है। मैंने अपने पास एग्जांपल ले लिया, 2-3 हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये प्रॉफिट में से माइनस कर दो, और अगर कोई इनकम है तो उस इनकम को हम ऐड कर लेंगे, जो प्लस माइनस करके वैल्यू आएगी उसको हम बाहर लिख देंगे। तो 2 ऑप्शन है, अगर इनके अलावा कोई खर्चा या कोई इनकम दे रखी है तो 2 तरीके हैं, या तो P&L बनाइए, एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखिए, इनकम को क्रेडिट साइड लिखिए, फिर दोबारा से नेट प्रॉफिट निकालिए, या फिर यहां पर जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है उसी में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो और सारी इनकम ऐड कर दो, जो प्लस माइनस करके आएगा उसको आप बाहर लीजिए। इतना सा काम आपको करना है। होपफुली ये मेरा फॉर्मेट समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो देखिए हम इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूं, थ्योरी के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारी की सारी थ्योरी डिस्कशन करेंगे कि एक एक मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, कैसे आएंगे, उनको कैसे रिजोल्व करा जाए। तो मेन कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप एमसीक्यू भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, न्यूमेरिकल भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया है। तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे और आपके और बहुत सारे डाउट्स लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।